Hello students, a very energetic morning to all of you और थैंक यू सो मच। तहे दिल से शुक्रिया इतने सारे लाइक्स और सब्सक्राइब्स के लिए, और आपने जो इतने भर भर के लाइक्स दिए हैं, इट हैज मोटिवेटेड अस टू कम अगेन। दिस इज दीपिका राठौर ऑन द MGCI डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर अ वेरी क्रिएटिव लर्निंग। अब सबसे पहली चीज तो लॉकडाउन में हर कोई परेशान है, कहाँ जाए किधर जाए, लेकिन इस लॉकडाउन में भी एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव स्पार्क हमको मिल रहा है आपकी तरफ से। हमें तो ये लॉकडाउन बड़ा पसंद है अगर क्वारंटाइन आप जैसे बच्चों के साथ है। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेटेड रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते वीडियो को, ज्वाइन करते चैनल को, एंड थैंक यू सो मच। और आपकी इस उम्मीद को हमेशा बरकरार रखें। सो प्लीज स्टे विद अस फॉर द सक्सेस। अगर आप साथ हैं, हम साथ हैं, तो फिर क्या मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे ही आज एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं फॉर एनहांसमेंट ऑफ योर लाइफ। बहुत सारी गैसेस हैं, फिर अंदर सिर्फ ऑक्सीजन की बात क्यों करते हैं? बहुत सारी गैसेस आना चाहिए, बहुत सारी गैसेस ब्लड में डिसॉल्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात क्यों करते हैं, CO2 के बारे में बात क्यों करते हैं? तो आज उसी टॉपिक को लेके हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे ही हम बात करते हैं ना ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की, तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में लगता तो है अरे वेरी सिंपल टॉपिक, इसमें क्या टफ है? टफ कुछ नहीं होता, आपको बस उस पॉइंट तक जाना है जहां से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। टफ कुछ नहीं है, और अगर आप हमारे साथ हैं तो हर मुश्किल आसान। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों, इसमें क्या खास बात है? इसमें ये खास बात है कि जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो किस लेवल पे जाके होता है और कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, किस कारण से गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, ज्यादा होती है, ये सारी चीजें आज देखेंगे। क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पर आपको अक्सर कंफ्यूजन हुआ करता है। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की साइट क्या है? अगर हम देखें कि कहां पर पूरी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, हर जगह तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कहाँ हो सकता है गैसेस एक्सचेंज? तो अब देखिए, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। एल्वियोलाई सेक लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे डायग्राम के साथ, जहां पर होगा आपका गैसेस एक्सचेंज। कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन और CO2, ठीक है। ओनली ऑक्सीजन एंड CO2 बिकॉज दीज आर द गैसेस जिससे हमारा हीमोग्लोबिन का बड़ा ही लगाव है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस और कहाँ होगा? टिश्यूज और ब्लड में। अच्छा, मतलब दो साइड समझ में आ गई, एक तो एल्वियोलाई सरफेस पे, लंग की सरफेस पे, और एक हो गया आपका टिश्यू सरफेस पे। चले आगे, मजा आने वाला है। देखिए जरा, दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अंदर तक, ताकि आपका एक्सचेंज कैसे होता है ये देखने के लिए। नाउ दिस इज द लंग्स। अब अगर हम बात करें, ये जो लंग्स वाला पोर्शन है, इसकी माइन्यूट सी एक सेक्शन लिया, इसको एनलार्ज करा। जैसे इसको एनलार्ज करके देखा तो आपको यहाँ पर सेक लाइक स्ट्रक्चर दिखे, क्या है? मटके जैसा, एल्वियोलस, एल्वियोलाई। अब इस मटके के अंदर चले जाएं तो इस पोर्शन को एनलार्ज करके देखा, ठीक है। मतलब लंग्स के अंदर गए, अंदर जाने पे एल्वियोलाई को एक्सपांड किया मतलब एनलार्ज करके देखा। जैसे उसको एनलार्ज किया, एनलार्ज करने के बाद आपको दिखा उसका ब्लड कैपिलरी। अब देखिए जरा यहाँ क्या होता है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरी की जो लेयर है, सबसे खास बात होता है कि कैपिलरीज आर दी थिनेस्ट वॉल लेयर, मतलब इतनी पतली लेयर है कि आसानी से आपका गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। सो दिस इज ओनली दी एंडोथीलियम। हम अक्सर कैपिलरी की लेयर को किस नाम से जानते हैं? एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी।
नाउ अब इस एंडोथीलियम में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, किसके अंदर, ब्लड कैपिलरी में। कहां से जा रहा है, एल्वियोलाई से। ऐसा क्यों, नेचर का रूल है, हर चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। आपने अगर सांस ली, लेना मेरे साथ साथ जब ये वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि सांस लेना बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही ब्रीद इन किया, फ्रेश एयर आई अंदर, फ्रेश एयर जैसे ही अंदर आई, वो एयर में ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। तो अब अगर आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एल्वियोलाई की सरफेस पे ज्यादा है और बेचारे इस ब्लड में कम है, तभी तो आ रहा है वो ऑक्सीजन लेने की फिराक में। तो जैसे ही आया वो ऑक्सीजन लेने, ऑक्सीजन चला गया और साथ में क्या ला रहा है, CO2। ब्लड में ज्यादा क्या है, क्योंकि पूरी बॉडी में घूमता हुआ आ रहा है, ब्लड हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा क्या है, CO2। तो उसने क्या करा, चलो अपन तो अपना काम कर लेते, ऑक्सीजन लेते एल्वियोलाई से और CO2 को दे देते। अब उसने CO2 को डंप कर दिया एल्वियोलाई। अब बेचारा एल्वियोलाई क्या करे, मरता क्या ना करता। उसने सोचा भी CO2 मेरे अंदर एक्यूमुलेट तो हो नहीं सकता, खतरनाक हो जाएगा, तो बेटर है मैं फिर से इसको बाहर रिलीज कर दूं। तो ये सारी चीजें मैकेनिज्म में आ जाती है कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन, उसी के कारण से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। तो अगर हम बात कर रहे हैं गैसेस एक्सचेंज की, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक बेसिक स्टेप हो चुकी है, इंस्पायर अंदर लिया, एक्सपायर बाहर छोड़ा, ये चीज डन फॉर श्योर। जैसे यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ एल्वियोलाई की सरफेस पे, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये देखें। क्यों, क्योंकि हर समय गैसेस एक्सचेंज एक जैसा नहीं होता। तो सबसे पहली चीज, पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द गैसेस। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस गैस को अंदर लेना चाह रहे हैं, जिस गैस को ब्लड में डालना चाह रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज नेचर का रूल है हायर टू लोअर। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। मान लो आप जो गैस अंदर ले रहे हैं सॉल्युबल ही नहीं है, तो क्या अंदर ट्रैवल करेगी ब्लड में, बिल्कुल नहीं। मतलब जिस गैस को आप अंदर ले रहे हैं, इट शुड हैव हाई सॉल्युबिलिटी ऑन योर ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब मोटाई की बात करें, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करें, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, तो वो थिन मेम्ब्रेन होना चाहिए। सरफेस एरिया डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट गैस का एक्सचेंज हुआ। किस सरफेस एरिया की बात चल रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्वियोलाई की सरफेस की। डिस्टेंस ऑफ द डिफ्यूजन, जितना पास में गैसेस आ जाएंगी उतना ज्यादा अच्छे तरीके से डिफ्यूजन होगा, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिफ्यूजन और द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर में मेजर करते हैं, और द कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया एंड डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। इट इज रिप्रेजेंटेड एज पार्शियल O2, जिसको हम बोलते हैं PO2 शॉर्ट में, फॉर ऑक्सीजन, एंड PCO2 फॉर CO2 concentration. This concentration gradient for oxygen from the alveoli to the blood and from the blood to the tissue. ये concentration gradient क्या होता है, gradient मतलब difference, कितना अंतर है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में, CO2 के पार्शियल प्रेशर में, एल्वियोलाई सरफेस पे और टिश्यू सरफेस पे। आज के लेक्चर में हम बस यही बात करेंगे कि एल्वियोलाई की सरफेस पे क्या हो रहा है और टिश्यू सरफेस पे क्या हो रहा है। Similarly, a gradient is present in the opposite direction, that is from the tissues to the blood and from the blood to the alveoli. हर जगह अंतर है, हर जगह अंतर है, और इसीलिए ट्रांसफर होता है। आई बात समझ में, हर जगह डिफरेंस है। मान ले अगर कोई डिफरेंस ही नहीं होता तो क्या ट्रांसफर होता नहीं। जहां पर भी डिफरेंस आएगा वहां से हाई टू लो पे कंसंट्रेशन पे मटेरियल्स और गैसेस ट्रांसफर होंगे। अब अगर कोई चीज डायग्राम से नहीं पढ़ी तो फिर डिजिटल लर्निंग का क्या फायदा। तो अब देखते हैं डायग्रामेटिक सेक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज द हार्ट,
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बातें करी थी वीडियोस में दिल के बारे में। सो दिस इज द हार्ट, दिस इज द लंग्स। हार्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द लंग्स। तो फिर बाहर क्यों निकाल लिया? अरे क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। अदरवाइज द ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड इन द मीडियास्टेनम बिटवीन द लंग्स, उस कैविटी में। अब बात करते हैं होता क्या है। याद रखना, ब्लू कलर, जहां पर भी ब्लू कलर दिखाएंगे दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, जहां पर भी रेड कलर दिखाएंगे दैट इज ऑक्सीजनेटेड। इस डायग्राम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं लंग्स। लंग्स में हमको क्या दिखाई दे रहा? एक चीज, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब होता है अंदर लेना, एयर को ब्रीद इन करना। अब अगर आप अंदर लेते हो तो पार्शियल प्रेशर स्टडी कर ले, कौन सा? ऑक्सीजन का। PO2 जो इंस्पायर्ड एयर है, जो आपने अंदर लिया, उसका ऑक्सीजन का लेवल कितना है? mmHg में ही मेजर करेंगे, मतलब यूनिट है ना प्रेशर मेजर करने की। तो 159 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना। PCO2 क्या है? 0.3 mmHg, बहुत कम है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो ज्यादा है एटमॉस्फेयर में वो पार्शियल प्रेशर अंदर चला गया। दोनों चीजें हैं, लेकिन ज्यादा क्या गया? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। इंस्पायर्ड एयर में दोनों है, लेकिन पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। जैसे अंदर चला गया, अब इसको तो क्या काम है, इसको जाना है लंग्स के अंदर। अब लंग्स में गया, लंग्स में एल्विलाई हम पहले ही देख चुके हैं। एल्विलाई के आसपास एक ब्लड कैपिलरी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो जब वो ब्लड कैपिलरी देखी थी तो बात करी थी कि जो चीज ज्यादा है वो कम की तरफ जाएगी। ब्लड कैपिलरी में चले, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारा लंग्स में। क्यों? बिकॉज लंग्स इज द पंपिंग ऑर्गन। लंग्स क्या करता है? पंप करता है। अब इसको क्या करना है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाए। जैसे ही आपके इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री हो गई हार्ट में, आपके हार्ट के वेंट्रिकल ने बोला अरे भैया दूसरों का भी भला कर दे, तो इस ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाती है एओर्टा। ठीक है, दिस इज द एओर्टा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है टिश्यूज में। अब देखिए जरा, टिश्यू फ्लूइड में होता क्या है? रेस्पायरिंग टिश्यूज है, सांस ले रहे हैं टिश्यूज, तो फिर क्या सीक्रेट करेंगी, क्या रिलीज करेंगी? CO2 गैस। अब उसने CO2 निकाल दी, वो CO2 चली गई कहाँ? हायर टू लो ब्लड वेसल में, मतलब कैपिलरीज में, और जो ऑक्सीजन था उसने सेल्स ने यूटिलाइज कर लिया। अब ये जो ब्लड वेसल है ये कैसी हो रही है? दिस इज ब्लूइश इन कलर। व्हाई? बिकॉज इट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर देख लो, अब इसमें कंपेयर करेंगे CO2 का पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन का। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg, CO2 is 46 mmHg। क्या ज्यादा है? CO2 ज्यादा हो गया ना। अब CO2 ज्यादा हो गया, फिर हार्ट को टेंशन, ये क्या हो गया यार, अब फिर से प्यूरिफाई करवाना पड़ेगा। तो फिर से जैसे ही राइट वेंट्रिकल से आप ले जाइए इस ब्लड को लंग्स की तरफ, तो वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी स्टैंड फॉर द लंग्स, आर्टरी मतलब अवे ले जाने वाली। तो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ जाएगी। कहाँ से निकलती है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये यहाँ गई, CO2 चला गया, CO2 पहुंच गया एल्वियोलार सरफेस पे। जैसे ही दिखा कि CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरी में ज्यादा है, तो ब्लड कैपिलरी से कहाँ पहुंच गया CO2? एल्वियोलाई में। क्यों? क्योंकि वहां से वो एक्सपायर आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब बात करें जो एक्सपायर्ड एयर है, इसमें CO2 कितना? 32 mmHg, ऑक्सीजन कितना? 116 mmHg। आई बात समझ में? तो अब एंट्री देखे, एंट्री का ऑक्सीजन कितना था? 159 mmHg, और एग्जिट का ऑक्सीजन कितना था? 116 mmHg। माय गॉड, मतलब ऑक्सीजन जो लिया था वो सेल्स ने यूज कर लिया और बहुत कुछ यूटिलाइज कर चुकी है सेल्स। जब अपन बात करते हैं CO2 के कंसंट्रेशन की, तो CO2 का कंसंट्रेशन लिया था बहुत कम। ऑब्वियसली लेना थोड़ी पसंद है हमको बुराई, और देना बड़ी पसंद है। तो 32 mmHg को एक्सपायर कर दिया।
आई बात समझ में? एनसीईआरटी में किस तरीके से आपका ये फ्लो चार्ट या टेबुलर फॉर्म में दिया है, देखिए जरा। रेस्पिरेटरी एयर और एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वुलाई, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू लेवल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक एयर में 159, ये सारी वैल्यूज mmOf में है। एल्वुलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड था 95, टिश्यूज में 40। CO2 की बात कर ले, जो अंदर एटमॉस्फेरिक एयर अंदर गई 0.3, एल्वुलर एयर में 40, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड 45, जो ऑक्सीजनेटेड 40 और टिश्यूज में 40 के साथ और इसके साथ। नाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, अब गैस की सॉल्युबिलिटी देखिए। CO2 की सॉल्युबिलिटी गैस की सॉल्युबिलिटी में कंपेयर अगर कर रहे हैं तो CO2 और ऑक्सीजन में देखिए सॉल्युबिलिटी लेवल, CO2 is 20 to 25 times higher than the oxygen। खून में खराबी है मैडम, क्या कर सकते हैं, सही बात है ना, खून को ही बुराई पसंद है। The amount of CO2 that can diffuse through the membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to O2। The amount of CO2 that can diffuse through the membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to O2। मतलब CO2 के लिए डिफ्यूजन वाला रेट ज्यादा है। देखिए जरा, अभी नॉर्मल है, जहां पर प्रेशर आपने धीरे धीरे बढ़ाना चालू करा है, इनिशियली इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, आपने प्रेशर बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, अब देखिए इंक्रीज प्रेशर की कंडीशन और फिर फाइनल न्यू इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, the solubility of the gas increases with the increase in pressure। अब देखिए आगे, थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। हाँ, ये क्या है, अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में ये एल्वुलाई अपना, अब इस एल्वुलाई में देखिए क्या क्या है, आर्टीरियोल, अरे भाई कुछ नहीं है, जो आर्टरी आ रही है ना हार्ट से, उसका छोटे 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 फाइन ट्यूब्यूल्स, आर्टीरियोल्स, ये आर्टीरियोल्स। अभी आर्टीरियोल्स ब्लू कलर का है, क्यों, ऑब्वियसली ब्लू रहेगा ना भाई, हार्ट क्यों दे रहा है ब्लड इसको, इसलिए दे रहा है बिकॉज उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है और उसका साथी सिर्फ एक है, लंग्स, तो उसने दे दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए देखिए यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, डिफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा क्या है, इस सेक्शन में ज्यादा है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन इज मोर इन एल्वुलाई, ज्यादा है ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूज आउट होगा, ठीक है। और ये बेचारी ब्लू वाली क्या लेके आ रही है, ब्लू है पानी, पानी नहीं, पानी पानी नहीं है, यहाँ पर ब्लू है ड्यू टू दी CO2। अभी CO2 चला गया इसके अंदर, एल्वुलाई के अंदर, अब क्या हुआ, जैसे एल्वुलाई में CO2 गया, जैसे ही एल्वुलाई में CO2 गया, अब ये धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, रेड हो गई, क्योंकि एल्वुलाई से O2 मिल रहा है, CO2 जा रहा है, तो ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड और फिर धीरे 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 कहां पर गया, वेन्यूल, फिर ये आगे चल के क्या बनाएगी, पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन खुलेगी हार्ट में और हार्ट फिर से खुश हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये था आपकी मेम्ब्रेन के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स। अब कौन सी मेम्ब्रेन्स, इनके नाम भी जरा जान लें, लेकिन उसके पहले ये क्या है मैम, आपने तो बताया नहीं, देख ले। दिस इज द सर्फेक्टेंट सिक्रीटिंग एल्वुलर सेल्स, दिस इज टाइप 1 एंड दिस इज टाइप 2। अब सुने इनका काम क्या है, सर्फेक्टेंट का काम होता है बेटा, इट इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपांशन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। एल्वुलाई की बात करें तो उसकी एक्सपांशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। दूसरी चीज बात करें, लिख ले, बात क्या करें, याद थोड़ी रहता है ऐसे। सर्फेक्टेंट की बात करें तो सर्फेक्टेंट पहली बात एक्सपांशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, एक्सपेंशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा,
दूसरा, जब आप एक्सेल करते हो तो आपके एल्वियोलाई कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, तो इतने ज्यादा भावनाओं में ना बह जाए कि कोलैप्स हो जाए, उससे भी बचाता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स। मतलब एक्सहेलेशन के समय जब आप एयर को बाहर रिलीज कर रहे हैं तो एल्वियोलाई की सरफेस कॉन्स्ट्रिक्ट तो होती है, लेकिन कोलैप्स ना हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दैट इज प्रिवेंटेड बाय सर्फेक्टेंट्स। तो सर्फेक्टेंट का फंक्शंस क्या है? एक तो सबसे पहले उसका इलास्टिसिटी बढ़ाएगा ताकि एक्सपांशन कैपेसिटी बढ़े और कोलैप्स ना हो जाए, इसको ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किन चीजों से मिलकर बनती है या फिर किन मेम्ब्रेन्स को इंक्लूड करती है, तो सबसे पहला इट इंक्लूड्स द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर हम बात करें तो पहली होगी थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, खुद एल्वियोलाई की वॉल्स, जो एल्वियोलर लेयर्स है, एल्वियोलाई की वॉल्स है, उसकी खुद की मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। याद करना, कभी पढ़ा होगा कि एनिमल टिश्यूज में सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है? स्क्वैमस एपिथेलियम। आगे चल के लेंगे एनिमल टिश्यूज के भी लेक्चर, ठीक है। द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी। जब बात करें एल्वियोलर कैपिलरी तो इसकी लेयर को आप क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इसमें दोनों के बीच में है, तो ये तीनों मिला के बनाते हैं आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, एंड इट इज थिन एंड फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। पतली मेम्ब्रेन रहेगी तभी ना हम डिफ्यूजन कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स। नाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अगर हम गैस के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो किस तरीके से होता है, और अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे लाइफ सपोर्टर गैस के ट्रांसपोर्ट की, मतलब जो कि ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO। रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं ब्लड। व्हाट इज द रिवर ऑफ लाइफ? अरे नदी है जिंदगी की। सोचें, अगर ब्लड नहीं होता तो एक पार्ट से दूसरी पार्ट में मटेरियल्स कैसे पहुंचते, कैसे डिफ्यूजन होता, किस तरीके से नरिशमेंट मिलता, कैसे वेस्ट निकलते, ये सारी चीजें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ ब्लड के कारण। तो आपका मीडियम क्या है ट्रांसपोर्ट के लिए? ब्लड। और ब्लड में भी अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। पहले देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज थ्रू प्लाज्मा एंड आरबीसी। मतलब दो तरीके देख लिए, एक तो प्लाज्मा और एक आरबीसी। अब कितना परसेंट प्लाज्मा से होता है, कितना आरबीसी से, वो भी बहुत जरूरी। ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं आपको। यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? ओनली हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। किसके अंदर की बात चल रही है? आरबीसी के अंदर। अब ये ऑक्सीजन एंटर मारा, कर गया इधर एंटर। अब जैसे ऑक्सीजन एंटर कर गया, हीमोग्लोबिन खुश हो गया। अरे वाह, मैं तो बैठा था इसके इंतजार में। हीमोग्लोबिन ने बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। करेंगे डिस्कस अभी फॉर्मेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। अब टिश्यू लेवल पे क्या हुआ? टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, और जो जरूरत के समय काम ना आए वो तो फिर कोई काम का नहीं। तो अब देखा ऑक्सीजन, देखिए अरे यार मेरी ज्यादा जरूरत तो किसको है? टिश्यूज को। तो एक काम करता हूँ, मैं टिश्यूज को अवेलेबिलिटी कराता हूँ। तो हीमोग्लोबिन ने भी बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ टिश्यूज के पास। तो फिर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है टिश्यूज के लिए। कितना परसेंट अगर बात करें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैलकुलेशन ले, तो कितना परसेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा ऑक्सीजन को? तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। याद रखना है, डेटा एनसीईआरटी डेटा है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता है ऑक्सीजन टिश्यूज के लिए? 5 ml। Now, अब इसी टॉपिक में about 97% of oxygen is transported by the RBC in the body। अब ये जो RBC से ट्रांसपोर्ट होता है, इसका नाम हो जाएगा
हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना के ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच का बॉन्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर बाकी बचा 3% कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ऑक्सीजन इज कैरीड थ्रू द ब्लड प्लाज्मा। अब देखें 3% प्लाज्मा से, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन आरबीसी के थ्रू। अभी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इतना बोल लिए, तो हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़े तो इट इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जो किस में प्रेजेंट है? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में जो प्रेजेंट है रेडिश पिगमेंट, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में भी पढ़ ले आगे चल के। देखें, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब बात आई कि हीमोग्लोबिन में कितनी चेन्स है। देखो, 2 चेन्स अल्फा दिख रही है, 2 चेन्स बीटा दिख रही है। ये दिख रही है बीटा चेन अल्फा अल्फा। ठीक है, मतलब टोटल कितनी चेन्स है? 4 चेन। और ये क्या है? भीम नहीं है, हीम है, हीम ग्रुप। हीम मतलब आयरन कंटेनिंग ग्रुप। सी दिस इज हीम ग्रुप, आयरन है इसके अंदर। क्या है ये? रेड रेड बॉल, आयरन कंटेनिंग ग्रुप, इसको हमने बोला हीम ग्रुप। तो अब आरबीसी का लार्ज, जब आपने हीमोग्लोबिन देख लिया आरबीसी के अंदर, पता चल गया कि हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन, 2 अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, 2 बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, और साथ में 4 हीम मॉलिक्यूल्स जो बॉन्ड बनाएंगे किससे? ऑक्सीजन से। तो कितने मॉलिक्यूल्स? एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा? 4। At the tissues where the partial pressure of oxygen is low, hemoglobin dissociates into hemoglobin and the oxygen. मतलब अगर हम बात करें लंग्स के लेवल पे, तो लंग्स के लेवल पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड बना, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा था लंग्स के लेवल पे। टिश्यूज के लेवल पे लंग्स से क्या डिफरेंस आ गया? टिश्यूज में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि रेस्पायर कर रही है टिश्यूज कंटिन्यूअसली। तो अब क्या हुआ? तो ये बॉन्ड टूट गया, जन्म जन्म का साथ टूट गया इनका, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का। अब the other factors that influence binding of oxygen with hemoglobin are the partial pressure of CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। मतलब ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के अलावा भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड को अफेक्ट करने वाले ये फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और pH। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके बीच में बना है? बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। पार्शियल प्रेशर कितना बढ़ाने पे ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन का, दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, ये ग्राफ आपको बताएगा। अक्सर इस चैप्टर में जब ये ग्राफ देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसीलिए अब इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इस ग्राफ यू कैन इजीली सी कि आपका जो y एक्सिस है ये क्या बता रहा है आपको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब परसेंटेज सैचुरेशन, कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाता है, अपना पेट भर भर के ऑक्सीजन ले लेता है। तो ये y एक्सिस है। x एक्सिस क्या है? कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बढ़ा है। तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस तरीके से आपका परसेंटेज सैचुरेशन भी बढ़ना चाहिए, है ना? तो बढ़ना चाहिए तो ये तो स्ट्रेट जाना चाहिए ना। ये ग्राफ ऐसा कर्व क्यों हो? अब देखिए, और ये 3 क्यों दिखाया? नॉर्मल आपका ब्लड का pH कितना है? 7.4। दिस इज द नॉर्मल कर्व। ये क्या है आपका? नॉर्मल।
ठीक है। नाउ ये जो रेड वाला दिख रहा है, रेड नहीं है, पिंक है, पिंक वाला जो दिख रहा है, ये पीएच बढ़ने के कारण, मतलब बेसिक कंडीशन के कारण है ना। तो जहां पर बेसिक कंडीशन होती होगी वहां पर आपका ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जहां पर एसिडिक कंडीशन होती होगी, मतलब स्लाइटली एसिडिक, तो आपका ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता है। अब ये ऊपर शिफ्ट होना और नीचे शिफ्ट होना, टेक्निकली इसको हम बोलते हैं, ये जो शिफ्ट है नीचे आ रहा है ना, दिस शिफ्ट इज नोन एज राइट शिफ्ट। क्या बोलेंगे? राइट शिफ्ट। ऊपर जा रहा है, दिस इज नोन एज लेफ्ट शिफ्ट। अब देखने से समझ में तो आने लगा धीरे धीरे कि हाँ यार, लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बढ़ता जाएगा, मतलब सैचुरेट होगा, एसोसिएट होगा। नीचे नीचे जाओगे, राइट शिफ्ट में क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड डिसोसिएट होगा। घबराना नहीं है, पूरा एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे, हथियार नहीं डालना इतनी जल्दी। क्या है, पढ़ाई है, हमने बनाई है, हम ही पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, ध्यान से सुनो। अब क्या होता है इसमें, फैक्टर्स देखिए, ऊपर क्या हुआ, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम, CO2 कम, पीएच ज्यादा। अब ये कंडीशन कहाँ हो सकती है, देखो लेक्चर के स्टार्टिंग से ही हम सिर्फ दो कंडीशन की बात कर रहे हैं, या तो एल्विलाई की बात करेंगे या तो टिश्यू लेवल की बात करेंगे। अब मैं एल्विलाई की अगर बात करती हूँ तो एल्विलाई में फ्रेश एयर ली, अच्छे तरीके से बढ़िया ठंडी ठंडी हवा ली, ठंडी ठंडी हवा ली, अंदर टेम्परेचर नीचे, ठंडी हवा ली ना तो टेम्परेचर क्या होगा नीचे, फ्रेश एयर ली उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो CO2 कम, CO2 कम। अब एक चीज समझे, अगर CO2 कम है, CO2 क्या करता है, पंगा पता है, CO2 वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड से एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ती है तो पीएच कम होता है। लेकिन 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 यहाँ पर अगर आपका CO2 खुद कम है तो एसिडिटी कम होगी, अगर एसिडिटी कम है तो आपका पीएच, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो आपका पीएच बढ़ गया, अबाव 7 हो गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन ले, ये कंडीशन कहाँ होगी, लिख ले जरा इसको, दिस कंडीशन विल ऑकर इन एल्वियोलाई। अब ये कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे हम, हाँ लास्ट। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं नीचे शिफ्ट हुआ मतलब डिसोसिएट हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण, CO2 बढ़ने के कारण, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर बढ़ा तो वाटर के साथ बॉन्ड बना के कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बना तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया तो पीएच कम हो गया। ये बात समझिए, ये कहाँ होगा, कहाँ पर CO2 ज्यादा है, एल्वियोलाई में तो नहीं है मैम, बिल्कुल हमको पता है, तो फिर दूसरा ऑप्शन ही क्या बचता है, टिश्यूज। दो ही ऑप्शन तो लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से, एक एल्वियोलाई और एक टिश्यू लेवल, गैसेस एक्सचेंज दो जगह पे हो रहा है। तो टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल में मेटाबॉलिज्म रेगुलरली चल रहा है, एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है, CO2 निकल रहा है रेस्पिरेशन के कारण से, तो पीएच कम हो जाएगा। और ये कंडीशन क्या करवाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड को डिसोसिएट। तो ये तो फायदेमंद है ना, क्योंकि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड टूटेगा तो आपका ऑक्सीजन इजीली डिलीवर हो जाएगा सेल्स या टिश्यूज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व कुछ समराइज होके पॉइंट्स निकले। A rise in PCO2 and fall in pH decreases the affinity of hemoglobin for oxygen। बिल्कुल सही देखा था हमने, ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी, टिश्यू लेवल पे। The effect of PCO2 and H plus concentration on oxygen affinity of hemoglobin is known as Bohr effect। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें।
बहुत कुछ बाकी है इसमें. What is Hamburger's phenomena? What is Bohr effect? What is chloride shift? Reverse chloride shift? ये सब क्या है? ये सारी चीजें आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे. ठीक है, तो अब इसमें तो अब एग्जिस्ट समराइज देख रहे हैं हम. ऑन दी अदर हैंड अ फॉल इन PCO2, मतलब PCO2 कम कहाँ पर होगा? एल्वियोलाई लेवल पे. And rise in the pH increases the affinity of hemoglobin. तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बॉन्ड जुड़ गया. This clearly indicates that the oxygen gets bonded to hemoglobin at the lung surface and dissociate at the tissue surface. लेकिन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का अगर एक चार्ट मिल जाता मैम आपकी तरफ से तो बड़ी खुशी हो जाती है. चलो जैसा आप चाहे बिल्कुल देते हैं चार्ट. ठीक है, चाट मसाला चाट आलू चाट आपको मिलेगी. ठीक है ना, देख ले जरा. जब हम बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की तो एक डिफरेंशिएटिंग कॉलम बनाते हैं. लेफ्ट शिफ्ट किसकी लेफ्ट शिफ्ट? ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व. राइट शिफ्ट किसकी राइट शिफ्ट? ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व. नाउ अगर हम पॉइंट्स को इंक्लूड करें इसमें तो पहला पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट कब होगी? कब आपका जो सिग्मोइड ग्राफ था वो लेफ्ट साइड पे ऊपर चढ़ता है. कब चढ़ेगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है. देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर. तो ऑब्वियस सी बात है राइट शिफ्ट कब होगी? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस. देखना, समझते जाना, सब आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक कि राइट शिफ्ट कहां पर होगी और लेफ्ट कहां पर होगी. नेक्स्ट, अगर ये ज्यादा है तो ये दोनों बंधु साथ में तो रहते ही नहीं है, इक्वल तो रहते नहीं है, O2 और CO2. अगर PO2 ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है PCO2 इज लेस. यहाँ पर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर. सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर. अभी CO2 ज्यादा है. अगर CO2 कम है, अब अगर CO2 कम है तो क्या होगा? एसिडिटी नहीं बढ़ाएगा. तो H प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन कम है. H प्लस आयंस लो लो. फिर अगर CO2 ज्यादा तो वाटर से बॉन्ड बना के बनाता है कार्बोनिक एसिड. तो H प्लस आयंस या फिर बोले एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है. अब इतनी सारी चीजें होती है. ऑक्सीजन ज्यादा है. ऑक्सीजन कैसे ज्यादा आया होगा? अरे फ्रेश एयर आई होगी तभी ना. अब अगर फ्रेश एयर आई है तो टेम्परेचर भी कैसा होगा? ठंडक, ठंडा ठंडा सूदिंग टेम्परेचर. तो टेम्परेचर भी कैसा है? लो. यहाँ पर टेम्परेचर हाई, गर्मी बहुत ज्यादा है. CO2 निकल रहा है ना, कैसे निकलेगा? मेटाबॉलिज्म से. तो टेम्परेचर इज हाई. अब ऐसी कंडीशन अगर होगी तो क्या होगा? मैंने आपको बताया है हीमोग्लोबिन इज अ सेल्फिश फ्रेंड. दोनों गैसेस में से जो ज्यादा दिखा उसका हाथ पकड़ लिया. मतलब अगर PO2 इज मोर तो मतलब उसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड एसोसिएट. और ये एसोसिएशन कहाँ होता है? एल्वियोलाई की सरफेस पे. एल्वियोलार लेवल, एल्वियोलाई सरफेस या लंग सरफेस लिख सकते हैं. अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ क्या ज्यादा है? CO2. तो आपके सेल्फिश फ्रेंड ने ऑक्सीजन का साथ छोड़ दिया और हाथ पकड़ लिया CO2 का.
तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड डिसोसिएट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड डिसोसिएट, टूट गया ना, टूट गया तो अरे तो भी अपने लिए काम का है। ह्यूमंस आर वेरी क्रिएटिव, नेचर ने हमको इतनी क्रिएटिविटी दी है कि हम हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। बदला ना भाई, ये लॉकडाउन की कंडीशन को पॉजिटिविटी में बदल के आपके सामने MGCI इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लेके आया है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड डिसोसिएट होता है तभी तो ये ऑक्सीजन सेल्स या टिश्यूज को अवेलेबल हो जाता है। तो ये कहाँ होगा? टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, ठीक है। सो दिस इज द जिस्ट अबाउट द लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब बहुत क्लियर हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड कहाँ पर जुड़ता है, कहाँ पर टूटता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ ब्रीफ डिस्कशन ही ले लो यार, है ना। मैं पढ़ाना तो नहीं मानती। आई थिंक दैट टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस। हम बोलेंगे, आप समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को हम समझेंगे, तभी तो जाके आगे बढ़ेंगे ना। इसी तरीके से इंटरेस्ट दिखाते रहिए और आपके लाइक्स हमको मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस ना देखकर पूरे चैप्टर वाइज सिलेबस आपको मिले, तो ज्वाइन दिस नाउ और इस हेल्पलाइन पे कॉल करिए सो दैट you can get more information about us और देर ना हो जाएगा। प्लीज इन दिस कॉम्पिटेटिव सिनेरियो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को एक सही डायरेक्शन में गाइड करें। एंड वी आर विथ यू टू गाइड यू एंड टू सपोर्ट यू एज अ मेंटर एंड एज अ फ्रेंड। थैंक यू सो मच।